वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। माई सेल्फ वैद्य प्रवीण कुमार मिश्रा और आपका 1 आवर आयुर्वेद वेबिनार में स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज द रोल ऑफ आयुर्वेदा इन अ हाइपरटेंशन। इस लेक्चर सीरीज में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर पे काम करता है, कहाँ इसका स्कोप है, कैसे इसको देना चाहिए, कब तक देना चाहिए और इसकी लिमिटेशंस क्या है। इन सब को इन डिटेल हम इस लेक्चर सीरीज में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इस स्लाइड में आपको 2 ड्रग दिख रही है। पहला आरगवद, दूसरा कुटकी। आयुर्वेदिक ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट में ये दोनों मेडिसिन अपने हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट है। क्यों है, कैसे है, ये आने वाले समय में हम देखेंगे। लेकिन यहाँ जो 2 बात इंटरेस्टिंग आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जैसे मैंने नाम लिया आरगवद और कुटकी, सबको ऐसा लगा कि ये दोनों जो मेडिसिन है इसे तो हमने कभी भी ब्लड प्रेशर में यूज़ ही नहीं किया या हमने कभी इसी के बारे में सोचा ही नहीं। और इसी चीज़ को, इसी कॉन्सेप्ट को हम इस लेक्चर सीरीज में क्लियर करेंगे। यानी कि कैसी ये ड्रग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हाइपरटेंशन की संप्राप्ति पे काम करते, उसके पैथोफिजियोलॉजी पे काम करते और हाइपरटेंशन को लोअर करने का और रिवर्स करने का एक प्रकार से इजी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनता है। पहली बात कि आयुर्वेद का नीड क्यों है हाइपरटेंशन के डिजीज़ में, यानी कि ब्लड प्रेशर के अंदर आयुर्वेद का आज के तारीख में क्या डिमांड है या कहाँ स्कोप है। सबसे पहली बात, जो न्यूली डायग्नोस्ड ब्लड प्रेशर के मरीज़ है, जो अभी ट्रीटमेंट चालू नहीं की है लेकिन उनको जो है प्री हाइपरटेंसिव या बॉर्डरलाइन हाई केसेस उनके अंदर जो रीडिंग आ रही है 130 और जो डायस्टोलिक है 90 के ऊपर, वो हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन जो है ले सकते हैं और इसके प्रयत्न से कोशिश कर सकते हैं कि उनका हाइपरटेंशन की जो टेंडेंसी है वो एक नॉर्मलाइज आ जाए। सेकेंड, वो ब्लड प्रेशर का मेडिसिन जिसको कोमॉर्बिडिटी है, यानी कि जिसको मल्टीपल डिजीज़ है, तो ये ऐसे कंडीशन में भी हमारा मेडिकेशंस काम आ सकता है। जहाँ मल्टी ड्रग डिपेंडेंट ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स है, जिसको बहुत सारी मॉलिक्यूल एक साथ चालू है, खास करके वो लोग होते हैं जिनका एक मेडिसिन से ब्लड प्रेशर नहीं कम होता, उनको मोर देन 2 मेडिसिन देनी पड़ती है। वहाँ भी इन मेडिकेशंस का यानी आयुर्वेदिक मेडिसिन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। दूसरा, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ब्लड प्रेशर, यानी कि जिसको 2 मेडिसिन 3-4 मेडिसिन देने के बाद भी जो है मॉडरेट टू हाई हाइपरटेंशन रहते हैं। ये बहुत ही एक्सीलेंट सिनेरियो है। यहाँ जो इन चारों जिस चीज़ के बारे में हम बात करें, यहाँ आयुर्वेदिक मेडिसिन का बहुत अच्छा स्कोप है। अलॉन्ग विद मॉडर्न मेडिकेशंस हम जो है यहाँ वर्कआउट कर सकते हैं। आयुर्वेद के अंदर आप देखोगे कि जो हाइपरटेंशन है इसका बहुत सारे अलग अलग नाम मिलता है। कोई इसे रक्तगत वात, सिरागत वात, आवृत्त वात, धमनी परिपूर्णम, व्यान प्रकोप, व्यान अतिबला, ये सब नाम दिए हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सब अलग अलग नामों को अगर एक साथ करें तो इसे हम पित्त आवृत्त अगर वात कहें तो कोई अचरज की बात नहीं होगी, क्योंकि ट्रीटमेंट करते समय हमारा जो लाइन ऑफ मेडिसिन है, हमारा जो पैथोफिजियोलॉजी है, हमारा जो ड्रग सिलेक्शन है, वो आपके जो डायग्नोसिस है उसके ऊपर डिपेंड है। तो आप जो भी डायग्नोसिस करते हो वहाँ आपको उसी प्रकार से उसको संप्राप्ति या नाम लेना पड़ता है। तो हमारा जो आरगवद है या कुटकी है, ये अगर एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है तो इसलिए क्योंकि वो पित्त आवृत वात के संप्राप्ति के ऊपर काम करती है। इसलिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम जब भी हाइपरटेंशन पेशेंट के अंदर आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो उसका मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस होता है पित्त आवृत वात। अब पित्त आवृत वात खाली बोल देने से नहीं चलेगा, मुझे उसकी एक प्रॉपर संप्राप्ति बनानी है कि कैसे मैं क्लेम करूं या कैसे मैं अपने पॉइंट को प्रूव करूं कि ये पित्त आवृत वाती है
जो हाइपरटेंशन है और कैसे मेरी लाइन ऑफ मेडिसिन इसके ऊपर ही काम करती है। तो इस पैथोफिजियोलॉजी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला संप्राप्ति जो है वात की संप्राप्ति, जिसको हम टारगेट करते हैं। जब भी कोई पेशेंट हाइपरटेंशन का डिजीज़ हो जाता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन हो जाता है, यानी कि उसके ब्लड वेसल्स के अंदर, यानी कि उसके सिरा के अंदर रुक्षवात की वृद्धि होती है। यानी कि रुक्षवात अर्थात कि ये वात जितना बढ़ते जाता है उतना ही हाइपरटेंशन की संप्राप्ति धीरे धीरे बढ़ती है। आयुर्वेद के अनुसार भी ये जो संप्राप्ति है ये धीरे धीरे होती है। ऐसा नहीं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ऑल ऑफ सडन जो है ये बढ़ गया और आपको हाइपरटेंशन हो गया। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो इसीलिए ये फर्स्ट पॉइंट है और हम इसी को ट्रीट करते हैं। आप जब भी पूछा जाए आपसे कि आप एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन क्या देते हो, तो आप बोलोगे कि ब्राह्मी, जटामासी, सर्पगंधा। प्रॉब्लम ये है कि ये जितने भी मेडिसिन है ये इस रुक्षवात पे काम करेंगे, यानी कि धमनी के अंदर आप वात का शमन करने की कोशिश कर रहे हो, उसको थोड़ा उसके इम्पैक्ट को लोअर कर रहे हो। पर ये कि ये एक्सप्रेशन वाला जगह है जहाँ दोष अपना इम्पैक्ट दिखा रहा है, दैट इज़ ब्लड वेसल। प्रॉब्लम है संप्राप्ति नंबर 2, यानी जहाँ से ओरिजिन हो रहा है वो ये है कि स्नेह रहित पित्त। हाइपरटेंशन की संप्राप्ति के अंदर जो पहला फैक्टर है या जो पहली संप्राप्ति है जो होती है और जिसके कारण हाइपरटेंशन का एक पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट होता है, वो ये है कि पित्त, स्नेह रहित पित्त, जिसका स्थान आप बोल सकते कि ग्रहणी है। मैं एज ए इंफॉर्मेशन के लिए या एक लोकलाइज करने के लिए मैंने इधर लीवर रखा हुआ है, जो कि हमारा एक मेन स्थान होता है पित्त का। यहाँ हमें यह समझना है कि जब तक यह स्नेह युक्त पित्त निकलता है, जिसे हम कभी कभी अच्छा पित्त कहते हैं, कभी हम इसे सर द्रव प्रधान पित्त कहते हैं, क्योंकि सर द्रव के अंदर ही प्रवाही गुण होता है, इसके अंदर वहन करने वाला गुण होता है। और जब तक आपके शरीर के अंदर जो है सर पित्त बनती है, तब तक वायु जो है रक्त के अंदर प्रकोपित नहीं होता, क्योंकि जो पित्त आवृत वात है इसकी संप्राप्ति जो है इससे सीधा कोष्ठ से शाखा हो जाती है, जिसका हेतु आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कोष्ठ से शाखा में जाने पे क्या होता है कि ये जो रुक्ष पित्त है ये भी अपना रुक्ष और उष्ण गुण लिए शाखा में चली जाती है। और इसीलिए जो भी हाइपरटेंशन की संप्राप्ति है ये हमेशा पित्त आवृत्तवाद बनती है, यानी कि जितना पित्त का आवरण रहे और रक्त अपने आप में जो है एक ऐसा धातु है जिसका मल भी पित्त है, वो भी शाखा से कोष्ठ नहीं आ पाती है। इसीलिए हाइपरटेंशन के अंदर खाली वायु की प्रॉब्लम नहीं होती, उसके अंदर कोष्ठ से आया हुआ जो कोष्ठ में नहीं निकल रहा है वो पित्त के कारण वहाँ आवरण बन रहा है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, ये क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि इसके अंदर द्रवता नहीं है। अब कोई कोई इस एंगल पे भी काम करता है, जो है संप्राप्ति नंबर 3, कि अपान वायु यानी कि इंटेस्टिनल एरिया के अंदर जो गट है, गट एरिया है, वहाँ वायु का स्थान है और उस वायु के स्थान के अंदर प्रॉपर पित्त का प्रादुर्भाव न हो, यानी पित्त का सिक्रीशन न हो, तो वहाँ भी रुक्षता आती है और कॉन्स्टिपेशन होता है। अब हमारा जो काम करने का तरीका है वो ये है कि या तो हमारे मेडिकेशंस हम ज़्यादा करके फर्स्ट संप्राप्ति पे काम करवाते हैं, या तो हमारा मेडिसिन थर्ड संप्राप्ति पे काम करता है, यानी जहाँ हम बस्ती देते हैं, विरेचन देते हैं। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि संप्राप्ति नंबर 1 और संप्राप्ति नंबर 3 ये टेम्परेरी है और ये तीनों को कॉज करने वाला संप्राप्ति नंबर 2 है, यानी कि अच्छ पित्त या सर्व प्रधान पित्त की कमी होना। इसलिए हाइपरटेंशन के अंदर ये जो स्नेह रहित पित्त है ये शाखा में वात वृद्धि करके हाइपरटेंशन करती है, और जैसे जैसे इसका इम्पैक्ट यानी कि प्रॉपर प्रादुर्भाव अगर इंटेस्टाइन में ना हो तो वहाँ भी मलावरोध, कॉन्स्टिपेशन या स्टूल रिलेटेड इशू जो है पेशेंट में देखने मिलता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हाइपरटेंशन के अंदर लोग कहते हैं कि विरेचन दिया जाए। विरेचन से मे भी कुछ टाइम के लिए वात की रुक्षता रुक सकती है, लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे ये कभी भी आपको रिजल्ट नहीं देगा।
इसीलिए अगर इस स्लाइड में या इस संप्राप्ति के ऊपर जो बात करें, जो हमने एक ऊपर देख के बात करने की कोशिश की, तो हमें एक ही चीज़ समझ में आएगा कि ब्लड के अंदर यानी ब्लड वेसल्स के अंदर जो पित्तावृतवात की संप्राप्ति बन रही है, उसका जो पॉजिटिव फैक्टर है ये है कि पित्त, और कौन सा पित्त, जिसके अंदर सरगुण चली गई है, और इसके कारण जो है उसका इम्पैक्ट इंटेस्टाइन और ब्लड वेसल्स के ऊपर दूसरा पड़ रहा है। तो इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगी? तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करने के पहले कुछ चीज़ आपको बता दें कि हम जब मेडिसिन का सिलेक्ट करते हैं या हम ड्रग का सिलेक्ट करते हैं, तो हम देखेंगे कि कैसे आयुर्वेदिक श्लोक्स को देख के कैसे हमारे संप्राप्ति जो बनी हुई है उसको ग्रंथाकारों ने यानी कि आयुर्वेद ग्रंथ में कैसे सटीक आंसर दिया हुआ है, और उसी का उपयोग करके हमें इस चीज़ को उपयोग करना है, यानी एंटी हाइपरटेंसिव के ट्रीटमेंट में यूज़ करना है। और यही रीज़न है कि क्यों आरगवद और कुटकी को यहाँ प्राथमिकता दी जा रही है, क्यों ये दो मेडिसिन के अंदर पोटेंशियल है जो आपका ब्राह्मी, आपका जटामासी, आपका सर्वगंधा या आपके जितने भी सुपरफिशियल यानी कि आप जो शाखा में काम करने वाले मेडिकेशन है, वो उससे भी ये बेटर है, उससे भी ये सुपीरियर है। तो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो आयुर्वेदिक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है उसके अंदर 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि पहला, आप अगर उसका उपयोग करो तो वायु का अनुलोमन करे, लेकिन उसकी रुक्षता ना बढ़े, रुक्षता बढ़ाएगा संप्राप्ति बढ़ेगी। दूसरा, ऐसा फॉर्म ऑफ मेडिसिन होना चाहिए जो पित्त का सरगुण वर्धन करे। ऐसा नहीं कि अगर मैंने आरगवत बोला तो कोई उसका टैबलेट यूज़ कर रहा है, कोई उसका चूर्ण यूज़ कर रहा है। पंचविध कषाय कल्पना जिस फॉर्म में बोला गया है उसी फॉर्म में अगर यूज़ करना है, और अगर सरगुण को बढ़ाना है तो ये जो है प्रवाही गुण है, और प्रवाही हमेशा जल में होता है और वो हमेशा क्वाथ से आती है। तो यहाँ ड्रग के फॉर्म को आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, यानी कोई अगर बोले कि खाली टैबलेट से हम इसके संप्राप्ति को पूरा जड़ से निकाल दिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल है, क्योंकि जिस फॉर्म ऑफ मेडिसिन के अंदर द्रवता रहेगी या जिस मेडिसिन द्रवता प्रादुर्भाव होगा या एक्सप्रेस होगा, वही एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन जो है बहुत ही लॉन्ग टाइम तक और बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करेगी। और थर्ड, आपके उस कॉम्बिनेशन या ड्रग के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए जो अपान वायु का अनुलोम करे। और फिर जैसे मैंने बताया कि जो चॉइस ऑफ सिलेक्शन है आरगवद और कुटकी है। और अब आप श्लोक को देखिए कि कैसे श्लोक के अंदर ही सब आंसर दिया हुआ है कि अगर हाइपरटेंशन को मैं पित्त आवृतवात कह रहा हूँ, तो श्लोक जो भाव प्रकाश निघंटू के अंदर दिया हुआ है, और उस सब श्लोक के अंदर भले हमने स्कूल में पढ़ा हो श्लोक जो है सुनने के लिए या किसी को दिखाने के लिए, लेकिन हम कभी कभी भूल जाते हैं कि इस श्लोक का उपयोग कैसे करना चाहिए। और यहाँ आप अगर देखोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आरगवद जो है इस श्लोक के अंदर ही दिया हुआ है कि स्रंसनो मृदु, और दूसरा कि शाखा से कोष्ठ में काम करने के लिए जो एक प्रॉपर्टी चाहिए वो इसके अंदर है, क्योंकि श्लोक में जो लिखा हुआ है कि पित्त अस्त्र वात उदावर्तन, कि पित्त अस्त्र यानी कि पित्त जो प्रधान दोष है, जो पित्तावृत वात में है, जो शाखा में यानी ब्लड वेसल्स के अंदर प्रकोप हुई है और जो आवृत्त कर रही है वात को, उसके उदावर्त को कम करती है। तो भले हमारा आरगवद में दिमाग काम करता है कि आरगवद खाली मोशन करेगा, स्टिकी मोशन होगा, लूज मोशन होगा, लेकिन ये जो रेचन वर्ड है या स्रंसन वर्ड है या भेदन वर्ड है, संहिताकारों ने इसको सूक्ष्म लेवल के लिए बनाया हुआ है, माइक्रोस्कोपिक लेवल के लिए बनाया है कि ये खाली पंचकर्म जैसा वमन विरेचन या रेचन नहीं करती, ये सूक्ष्म लेवल पे अपने गुण को एक्सप्रेस करती है या अपनी एक्टिविटी दिखाती है। और फिर श्लोक में लिखा है कि कोष्ठ में कफ पित्त पहम, कि जो कफ और पित्त प्रधान व्याधि है उसको भी नष्ट करता है। और प्लस ये ड्रग ऐसा है जो बिल्कुल भी रुक्ष नहीं है, इसीलिए ये हमेशा एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट में बाकी कॉम्बिनेशन के साथ बहुत ही इफेक्टिव होता है। अगर पेशेंट बहुत अच्छा पथ्य पालन करे और एक आप खाली काढ़ा या आसोरिस्ट पीछे ऐड करे, मोस्ट ऑफ द टाइम कैशिया फिस्टुला यानी कि आरगवद काम कर जाता है। अब
अब आगे हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि खाली ये जो कोर मेडिसिन है, जो बेसिक संप्राप्ति पे काम करती है, जो हर एंटी हाइपरटेंसिव का एक बेसिक मेडिसिन है, ये तो है, लेकिन साथ में कभी कभी आपको कोमॉर्बिडिटी देख के, पेशेंट का नेचर देख के, पेशेंट का एज, वेट, ये सब चीज़ देख के आपको एक दो कल्प की और ज़रूरत पड़ेगी और बस्ती की ज़रूरत पड़ेगी। कब, कैसे, कितना, किस तरह से देना चाहिए।